नमस्कार दोस्तों, एजुकेयर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत आर्थिक नीति के जो हैं मौद्रिक नीति, आर्थिक नीतियों के अंतर्गत मौद्रिक नीति जो अपने सिलेबस का पार्ट है उस पर अपन चर्चा करेंगे। मौद्रिक नीति मुद्रा के संबंध में बनाई गई वह नीति है जिसके माध्यम से मुद्रा को नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति के माध्यम से क्या किया जाता है दोस्तों? मुद्रा का नियंत्रण किया जाता है। इसके अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा की मात्रा को बढ़ाया जाता है एवं आवश्यकता पड़ने पर मुद्रा की मात्रा को घटाया जाता है। अर्थात इस नीति के माध्यम से बाजार में मूल्य की स्थिरता को बनाया जाता है। इसके माध्यम से जो है मौद्रिक नीति के माध्यम से क्या किया जाता है दोस्तों? मुद्रा का नियंत्रण किया जाता है, मूल्य स्थिरता को बाजार में बनाया जाता है। इसके अंतर्गत आरबीआई जो है मौद्रिक नीति का नियंत्रण करती हैं और आरबीआई जो है जब बाजार के अंतर्गत पैसों की कमी पड़ जाती है तो आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से पैसों का जो है विस्तार करती हैं, पैसे मार्केट में उपलब्ध करवाती हैं। और जब मार्केट में पैसा बहुत अधिक हो जाता है, मुद्रा की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा अधिक हो जाती हैं, तो मौद्रिक नीति के माध्यम से जो है आरबीआई उसको कम करती हैं। इस तरीके से जो है मुद्रा को जो है मूल्य स्थिरता बनाए रखने में आरबीआई जो है मौद्रिक नीति को अपनाती है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या क्या है? मौद्रिक नीति के जो उद्देश्य हैं, मुद्रा स्थिरता को बनाए रखना, देश के आर्थिक विकास हेतु, देश की आर्थिक समानता पर बल देने हेतु, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने हेतु और आर्थिक वृद्धि करने में सहायक हैं। अब दो नोट हैं, इम्पोर्टेंट नोट हैं, इन पर अपन चर्चा कर लेते हैं। नोट नंबर 1, ये नोट कहता है 1 अप्रैल 2014 से पूर्व जो है भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा वर्ष में जो है 2 बार की जाती थी, वर्ष में 2 बार की जाती थी। लेकिन 1 अप्रैल 2014 के बाद उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा वर्ष में जो है 6 बार की जाती है। एक वर्ष में 6 बार की जाती है। पहले जो है 1 अप्रैल 2014 से पहले दोस्तों याद रखना, 1 अप्रैल 2014 से पहले तो जो है वर्ष में 2 बार की जाती थी। लेकिन आजकल जो है उर्जित पटेल साहब समिति बनी, उर्जित पटेल साहब की एक समिति बनी जिन्होंने कहा कि भाई 1 अप्रैल 2014 के बाद जो है उनके कहने पर एक वर्ष में 6 बार जो है मौद्रिक नीति की घोषणा करता है आरबीआई। ठीक है। पहले क्या होता था? 27 जून 2016 से पहले जो है आरबीआई जो है मौद्रिक नीति की घोषणा केवल आरबीआई के गवर्नर का एकल निर्णय के आधार पर की जाती थी। लेकिन दोस्तों 27 जून 2016 के बाद रंगराजन समिति की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? रंगराजन समिति की सिफारिश पर मौद्रिक नीति की घोषणा एक 6 सदस्यीय, कितने सदस्य? 6 सदस्यीय समिति की बहुमत के आधार पर की जाती थी। आजकल प्रश्न पूछ ले दोस्तों, मौद्रिक नीति की घोषणा किस आधार पर की जाती है? कि भाई आरबीआई गवर्नर के एकल निर्णय के आधार पर की जाती है या मौद्रिक नीति समिति के निर्णय के आधार पर की जाती है? तो इसका उत्तर होगा मौद्रिक समिति के निर्णय के आधार। और मौद्रिक समिति जो है, मौद्रिक नीति समिति जो है एक 6 सदस्यों की नीति, जिसमें 3 सदस्य आंतरिक सदस्य होते हैं दोस्तों और 3 सदस्य बाह्य सदस्य होते हैं। मौद्रिक नीति समिति किसकी सिफारिश पर बनाई गई? तो मौद्रिक नीति समिति रंगराजन समिति की सिफारिश पर बनाई गई। आगे चर्चा करते हैं, मौद्रिक नीति समिति के बारे में पढ़ते हैं। मौद्रिक नीति समिति जो है, मौद्रिक नीति समिति जो है दोस्तों 27 जून, मौद्रिक नीति जो समिति जो है 27 जून 2016 को पहली बार भारत में पहली बार मौद्रिक नीति समिति जो है 27 जून 2016 को बनी। पुनर्गठन इसका 6 अक्टूबर 2020 को, पुनर्गठन 6 अक्टूबर 2020 को किया गया। इसका पुनर्गठन 6 अक्टूबर 2020 को किया गया। रंगराजन समिति की सिफारिश पर, यह समिति जो है रंगराजन समिति की सिफारिश पर की गई है, बनाई गई है। आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB के अंतर्गत मौद्रिक समिति जो है, मौद्रिक नीति समिति जो है कौन से अधिनियम की कौन सी धारा के तहत बनाई गई है? तो यह आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45ZB में जो है मौद्रिक नीति समिति का जो प्रावधान किया गया और उसी के तहत यह बनाई गई है। समझौता इसमें हुआ भारत सरकार और आरबीआई के मध्य। क्या समझौता हुआ? जब 27 जून 2016 को बनी, उस समय हुआ 31 मार्च 2021 को। ठीक है। जो है 2 और 6% के बीच में जो है 2 और 6% के बीच में मुद्रास्फीति को बनाए रखना, जिसको इन्होंने बोला 4% प्लस माइनस 2%, 4% प्लस माइनस 2% तक जो है 31 मार्च 2021 तक मुद्रास्फीति को बनाए रखना। उसमें कहीं
दफ़ा इसे सफल रही। उसके बाद में एक नया टारगेट आया, 6 अक्टूबर 2020 को नई मौद्रिक नीति समिति बनी और 31 मार्च 2026 तक का एक लक्ष्य रखा गया, जिसमें कहा गया भी 4% ±2% जो है मुद्रास्फीति को बनाए रखना है। इसका मतलब 2 से 6 के बीच में इसको बनाए रखना है। लक्ष्य किसने दिया भाई? भारत सरकार ने दिया। और मौद्रिक नीति समिति में सदस्य कितने होते हैं? 6 सदस्य थे और वर्ष में 6 बार बहुमत के आधार पर मौद्रिक समिति की घोषणा की जाती है इसमें। अब आगे और विशेष पॉइंट कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इस समिति में कुल 6 सदस्य रखे गए हैं। इस समिति में कुल कितने सदस्य रखे गए? 6 सदस्य रखे, जिनमें 3 आंतरिक सदस्य हैं, 3 बाह्य सदस्य हैं, बाहरी सदस्य होंगे। और इस समिति के आंतरिक सदस्यों में एक तो आरबीआई का गवर्नर है, एक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर है, एक आरबीआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। और वर्तमान में इस समिति के 3 आंतरिक सदस्यों में कौन है? एक तो शक्तिकांत दास साहब है, एक मृदुल के सागर साहब है और माइकल पात्रा साहब। वर्तमान में जो है, वर्तमान में मौद्रिक नीति समिति के जो आंतरिक सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, शक्तिकांत दास साहब, मृदुल के सागर साहब और माइकल पात्रा साहब। इन तीनों का आपको नाम याद रखना है, कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाए तो। इस समिति के 3 बाह्य सदस्यों की नियुक्ति जो है भारत सरकार द्वारा कितने वर्षों के लिए की जाती है? बाह्य सदस्यों की नियुक्ति 4 वर्षों के लिए। याद रखना दोस्तों, 4 वर्षों के लिए की जाती है। कितने सदस्यों की? बाह्य सदस्यों की नियुक्ति जो है मौद्रिक नीति समिति के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की जाती है और 4 वर्षों के लिए की जाती है, जिन्हें पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता। इनको पुनर्नियुक्ति नहीं मिलती है दोस्तों। और वर्तमान में जो 3 बाह्य सदस्य कौन है? एक तो असीमा गोयल है, एक जयंत आर वर्मा है और शशांक भिंडे। 3 जने हैं बाह्य सदस्य। कौन है? असीमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिंडे। फिर मौद्रिक समिति के द्वारा मौद्रिक नीति समिति के द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा जो 6 सदस्यों के बहुमत के आधार पर की जाती है। यदि किसी कारण से बहुमत बराबर होता है, बहुमत क्या हो गया? बराबर होता है। और उस स्थिति में आरबीआई के गवर्नर को एक अन्य निर्णायक मत देने का बराबर अधिकार होता है। अन्य निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। भाई क्या होगा भाई? किसी 6 सदस्य है, उनका बहुमत के आधार पर की जाती है कि भाई निर्णय लेना, और मान लो मत ही बराबर हो जाए तो एक मत एक्स्ट्रा देगा कौन? गवर्नर देगा, और गवर्नर उसके आधार पर क्या होगा? निर्णय माना जाएगा। मौद्रिक नीति की जो अध्यक्षता जो है आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है। मौद्रिक नीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? आरबीआई के गवर्नर द्वारा की जाती है। और इस समिति के द्वारा वर्ष में कम से कम 4 बैठकों का आयोजन किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति का आयोजन कम से कम कितनी बार किया जाएगा? 4 बैठकों का आयोजन किया जाएगा कम से कम। लेकिन जब वर्ष में 6 बार घोषित करनी होती है, लेकिन कम से कम 4 बैठक तो आयोजित करनी ही होगी। ठीक है ना। अब मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है दोस्तों? मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है? मौद्रिक नीति के उपकरण के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें मात्रात्मक उपाय है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। मात्रात्मक उपाय क्या है या गुणात्मक उपाय क्या है, इन पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। एक रेपो दर होती है मात्रात्मक उपाय में, रिवर्स रेपो रेट होती है। ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नकद आरक्षित उपाय, केस रिजल्ट रेशियो, और फिर सीआरआर नकद आरक्षित उपाय, फिर वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा, खुले बाजार की क्रिया। इस तरीके से ये मात्रात्मक उपाय हो गया। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, नकद आरक्षित उपाय, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंक दर, सीमांत स्थायी सुविधा, खुले बाजार की क्रियाएं। फिर गुणात्मक या चयनात्मक के अंतर्गत साख की राशनिंग, नैतिक दबाव, प्रत्यक्ष कार्रवाई। इस तरीके से जो है ये जो मौद्रिक नीति के उपाय है, जिसमें मात्रात्मक उपाय है और गुणात्मक उपाय है। इनकी अपन विस्तृत चर्चा आगे कर रहे हैं। फिर है मात्रात्मक उपाय। मात्रात्मक उपाय क्या होते हैं? मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं रेपो रेट को। रेपो रेट को वह दर जिस पर आरबीआई क्या करता है? आरबीआई क्या करता है? अनुसूचित बैंकों को अल्पकाल के लिए, रेपो रेट अल्पकाल, याद रखना, रेपो रेट अल्पकाल के लिए, रेपो रेट अल्पकाल के लिए, रेपो रेट अल्पकाल के लिए। और क्या होता है इसके अंतर्गत? आरबीआई जो होता है उसके जो अनुसूचित बैंक होते हैं, वो अनुसूचित बैंकों को क्या करती हैं? वो ऋण देती है। कितने समय के लिए? अल्पकाल के लिए दी जाती है। और इसको अपन क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट में वृद्धि करने पर बैंकों की तरलता में क्या होती है? कमी होती है। रेपो रेट में जब वृद्धि कर दी जाती है, मान लो रेपो रेट आज है 4%, मान लो रेपो रेट है आज 4% है, और 4% पर क्या होगा? बैंकों को लोन दे रही है। ठीक है, कल कोई जाके 5% हो गई। ठीक है, तो क्या होगा? लोन कम लेंगे बैंक, लोन
कम लेंगे बैंक आरबीआई से, क्योंकि लोन महंगा पड़ने लगा है। और इससे क्या होगा, बैंकों में तरलता की कमी आएगी, मतलब बैंकों के पास पैसा कम आएगा। पैसा जब कम आता है, कम पैसा आएगा तो उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण की दर भी बढ़ जाएगी। अब पैसा, तरलता में कमी आएगी, पैसे कम आ गई, रेपो रेट में वृद्धि हो गई, तो मान लो लोन अगर ले भी लिया है तो उनकी रेट भी बढ़ गई है, दर भी बढ़ गई है। तो इसके अनुसार जो है, जो आगे जो बैंक जो लोन देंगे उनकी दर बढ़ जाएगी, और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मुद्रा का संकुचन होगा। मुद्रा का संकुचन कैसे होगा, अगर रेट बढ़ जाएगी तो लोग पैसे लेंगे नहीं उधार, ठीक है ना, और नहीं लेंगे तो मुद्रा का संकुचन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और रेपो दर में अगर कमी कर दी जाती है, मान लो आज 5% है रेपो रेट, ठीक है, और उसको 4% कर दिया जाए, तो सारे बैंक क्या करेंगे, आरबीआई से ऋण लेंगे और आगे ऋण को बांटेंगे, जिससे क्या होगा, मुद्रा का प्रसार होगा। दोस्तों, रेपो रेट का प्रभाव को इस चार्ट में अपन ने बताया, वृद्धि करने पर तरलता में कमी आती है, ठीक है ना, फिर ऋण क्षमता में कमी होती है, ऋण क्षमता में कमी होती है, सार्वजनिक व्यय में कमी होती है, रोजगार के अवसरों में कमी होती है। फिर अगर अपन मान लो कि ये कमी कर देते हैं, मान लो रेपो रेट में क्या कर देते हैं, कमी कर दे तो इसमें क्या होता है, तरलता में वृद्धि होगी, ऋण क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाएगी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इस तरीके से रेपो रेट के अंतर्गत जो है वृद्धि करने पर, ठीक है ना, तरलता में कमी हो रही है, ऋण क्षमता में कमी हो रही है, सार्वजनिक व्यय में कमी हो रही है, रोजगार के अवसरों में कमी हो रही है, मुद्रा का संकुचन हो रहा है परिणाम स्वरूप। और कमी कर रहे हैं अगर अपन, अगर मान लो रेपो रेट में कम कर रहे हैं तो क्या होगा, तरलता में वृद्धि हो रही है, ऋण क्षमता में वृद्धि होगी, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और मुद्रा का प्रसार होगा। आया समझ में दोस्तों? आगे चलते हैं, कुछ नोट पढ़ते हैं। रेपो दर तथा बैंकों की तरलताओं के मध्य विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। जो रेपो दर होती हैं, रेपो दर से बैंकों की जो तरलताएं होती हैं, उनके मध्य क्या होता है, विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। रेपो दर को सर्वप्रथम 1991 में नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर आरबीआई द्वारा अपनाया गया था। नोट नंबर 3, रेपो दर अपनाने का मुख्य उद्देश्य बैंकों की तरलता में वृद्धि करना है। रेपो दर का जो अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, बैंकों की तरलताओं में वृद्धि करना था। और रेपो दर को पहली बार कब अपनाया गया, 1991 में अपनाया गया, नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर अपनाया गया। एक अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होने पर आरबीआई द्वारा रेपो दर में क्या की जाती, क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार हो गई, मुद्रा ज़्यादा हो गई, मुद्रा इस प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो दर को कम करेगा या रेपो दर में वृद्धि करेगा, तो निश्चित तौर पर वृद्धि करेगा, जिससे क्या हो, मुद्रा प्रसार की जो स्थिति उत्पन्न हो गई है उसको मुद्रा का संकुचन कर दिया जाए, मुद्रा का उत्शोषण कर दिया जाए। और अगर एक दूसरा प्रश्न आएगा कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न करने के लिए, पहले तो उत्पन्न हो गई थी, उसको संकुचित करना था, अब मुद्रा को उत्पन्न करना है। उत्पन्न करने के लिए आरबीआई द्वारा रेपो रेट में क्या की जाती है, कमी की जाती है दोस्तों, जी हाँ, कमी की जाती है इसमें, ठीक है। आगे पढ़ते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है दोस्तों, अपन ने पढ़ा रेपो रेट के अंतर्गत क्या था भाई, आरबीआई जो है बैंकों, अपनी अनुसूचित बैंकों को लोन दे रहा था। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, जब बैंकों के पास एक्स्ट्रा धन हो जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, तो वो क्या करती हैं, अपनी एक्स्ट्रा जमाओं को क्या करती है, अतिरिक्त जमाओं को आरबीआई के पास जमा कर देगी और आरबीआई उन पर क्या देगा, ब्याज देगा, ठीक है ना। तो वो, और जो ब्याज देगा वह रिवर्स रेपो रेट होगी। वह दर जिस पर कोई बैंक अपनी अतिरिक्त जमाओं को अल्पकाल के लिए, ये भी अल्पकाल के लिए होता है दोस्तों, अल्पकाल के लिए बैंकों के पास जमा करवा देता है, तो आरबीआई के पास जमा करा देता है, तो रिवर्स रेपो दर कहलाती है। वह दर जिस पर कोई बैंक अपनी अतिरिक्त जमाओं को अल्पकाल के लिए आरबीआई के पास जमा करवा देता है, रिवर्स रेपो दर कहलाती है। रिवर्स रेपो दर में वृद्धि करनी है तो बैंकों की तरलता में कमी आएगी। रिवर्स रेपो दर में कमी करेंगे, कैसे कमी, नहीं, वृद्धि करेंगे तो बैंकों की तरलता में कैसे कमी आएगी, कब, जब रिवर्स रेपो दर में वृद्धि कर रहे हैं तो बैंक क्या करेगी, अपनी अतिरिक्त जमाओं को लोन में बांटने के बजाय क्या करेगी, आरबीआई के पास जमा करवा देगी। अपने बैठे बैठे ब्याज मिल रहा है, अपन क्यों झंझट मोल लें, ठीक है ना। तो आरबीआई के पास जमा कर देगी, तो क्या होगा, तरलता में कमी होगी, जिससे मुद्रा जिससे जो है दिए जाने वाले लोन महंगे हो जाएंगे और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में क्या होगा, मुद्रा संकुचन आ जाएगा।
इसके उलट अगर रिवर्स रेपो दर में कमी कर देते हैं तो बैंकों की तरलता में वृद्धि होगी, जिनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण सस्ते होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप और इसी के अनुरूप क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होगी। तो दो तरीके के अपने, अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाए, अगर रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाए तो तरलता में कमी हो जाएगी, और रिवर्स रेपो रेट में कमी कर दी जाए तो तरलता में वृद्धि हो जाएगी। और रिवर्स रेपो रेट का जो प्रभाव है अपन ने इस चार्ट के द्वारा अपन समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। वृद्धि अगर कर रहे हैं दोस्तों तो क्या हो रहा है, तरलता में कमी हो रही है, ऋण क्षमता में कमी हो रही है, सार्वजनिक व्यय में कमी हो रही है, रोजगार के अवसरों में कमी हो रही है। इसी अनुरूप अगर कमी कर रहे हैं तो तरलता में वृद्धि हो रही है, ऋण क्षमता में वृद्धि हो रही है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है, और रोजगार के अवसर में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। फिर नोट नंबर 1, रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर जो है बैंकों की तरलता के मध्य विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। रिवर्स रेपो दर में क्या होता है, रिवर्स रेपो दर तथा बैंकों की तरलता के मध्य कौन सा विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है दोस्तों। रिवर्स रेपो दर को सर्वप्रथम 1991 में नरसिम्हा समिति की सिफारिश पर आरबीआई द्वारा अपनाया गया था। रिवर्स रेपो दर को जो है सर्वप्रथम आरबीआई द्वारा जो है नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर 1991 के अंतर्गत जो है अपनाया गया था। रिवर्स रेपो दर को अपनाने का मुख्य उद्देश्य बैंकों की तरलताओं को अवशोषण करना था। कोई पूछ ले, रिवर्स रेपो रेट जो है बरौनों के अंदर नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर अपनाया गया था। उसको अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसको अपनाने का मुख्य उद्देश्य था तरलताओं को अवशोषित करना। जो तरलताएं मार्केट में बढ़ गई हैं, पैसा बढ़ गया है, उनको वापस आरबीआई के पास खींचना था, और उस आरबीआई के पास खींचने के लिए उसको बैंक को क्या करना, आरबीआई को क्या करना, अपने रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाना है। और रिवर्स रेपो रेट को जब बढ़ाएगा तो अतिरिक्त जमाएं आरबीआई के पास आ जाएगी, जिससे मुद्रा संकुचन हो जाएगा। आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार रिवर्स रेपो दर जो है रेपो दर की तुलना में हमेशा क्या होगी, कम होगी। फिर आता है नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। अब आता है कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों की शुद्ध जमा राशि। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ दोस्तों। नकद आरक्षित अनुपात, अगला अपना पॉइंट है, बिंदु है सर, नकद आरक्षित अनुपात को पढ़ते हैं अपन। बैंकों की शुद्ध जमा राशि जिसे अपन NDTL बोलते हैं, नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी का वह भाग जो आरबीआई के पास नकद के रूप में रखा ये होता है, नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है। CRR, कैश रिजर्व रेशियो किसे कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो वह रेशियो होता है जो क्या करता है, कोई बैंक जो अपनी NDTL जो होती है, नेट डिमांड टर्म लायबिलिटी जो होती है, उसका एक कुछ भाग होता है जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। उस भाग को जो है आरबीआई के पास नकद के रूप में, नकद के रूप में रखना अनिवार्य होता है। इसे अपन नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। जैसा नकद शब्द है, इसमें नकद शब्द है तो इसको नकद में ही रखना। आगे एक टर्म आएगी और जो SLR उसको होगा, उस नकद या फिर जो है सिक्योरिटीज़ दोनों के रूप में रखा जा सकता है, लेकिन CRR के अंतर्गत आरबीआई के पास रखना होता है, केवल और केवल कैश के रूप में रखना होता है। फिर है, और ये जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है। किसके पास रखना होता है, CRR आरबीआई के पास रखना होता है, ठीक है। और CRR में वृद्धि करते हैं, अगर इस रिजर्व रेशियो में अगर वृद्धि करेंगे दोस्तों, क्या होगा, तो वो अगर रेशियो में वृद्धि करेंगी तो अपन कुल जमा का जो है अधिकांश भाग कहाँ चला जाएगा, आरबीआई के पास जाएगा। और इस तरीके से जब आरबीआई के पास चला जाएगा तो क्या होगी, तरलताओं में कमी हो जाएगी, और इससे क्या होगी, उनके ऋण देने की क्षमता कम हो जाती है बैंकों की, और उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में क्या होता है, संकुचन होता है। और दोस्तों अगर आरबीआई ये कर दे, कैश रिजर्व रेशियो में क्या कर दे, कमी कर दे, तो क्या होगा, बैंकों की तरलताओं में वृद्धि होगी। क्योंकि अब जो NDTL के जो हैं, NDTL का
वह भाग जो है जिसने कम कर दिया तो कम पैसा जो है आरबीआई के पास जमा कराएगा, जिससे उनके पास तरलताओं में क्या रहेगी, वृद्धि रहेगी, और जिसके द्वारा वो बैंक दिए जाने जो ऋण होंगे, बैंक द्वारा जो दिए जाने वाले ऋण होंगे वो सस्ते हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था में जो है मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी दोस्तों। अब नकद आरक्षित अनुपात को बढ़ाने और घटाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस दोस्तों को अपन इस चार्ट द्वारा समझते हैं। अगर नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करती हैं तो परिणाम स्वरूप तरलता में कमी होती है, उसके बाद ऋण क्षमता में कमी होती है, ऋण महंगा मिलता है, समग्र मांग में कमी आती है, सार्वजनिक व्यय में कमी हो जाती है और मुद्रा संकुचन में का स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कमी अगर करते मान लो CRR रेशियो में, तो तरलता में वृद्धि होती है, ऋण क्षमता में वृद्धि होती है, ऋण सस्ता हो जाता है, समग्र मांग में वृद्धि होती है और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। तद अनुरूप क्या हो जाता है, मुद्रा का प्रसार होता है। कमी करने पर मुद्रा का प्रसार होगा, CRR रेट में वृद्धि करने पर क्या होगा, मुद्रा संकुचन की स्थिति होगी। ठीक है, अब आगे अपन कुछ विशेष बिंदुओं पॉइंटों को पढ़ते हैं। नोट नंबर 1 कहता है आरबीआई के दिशा अनुसार जो है CRR जो है 0% से लेकर 15% रखी जा सकती है। आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार कितनी रखी जा सकती है CRR, न्यूनतम जो है 0 से लेकर 15% रखी जा सकती है। CRR के रूप में रखिए, आरबीआई द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता। जहाँ देखो रिवर्स रेपो रेट में क्या था भाई, वो पैसा जमा कराएगा, जो अपनी अनुसूचित बैंक है जो के पास पैसा जमा कराती है और उसमें क्या मिलता था, उसको ब्याज मिलता था। वहीं जब अगर CRR की बात हो रही है, CRR में पैसा क्या है, आरबीआई के पास जमा होता है, ठीक है ना, और ये जो है एक अनिवार्य रूप से जमा करवाना होता जाता है। रिवर्स रेपो रेट में तो क्या भाई अनिवार्य नहीं है, अगर उसके पास पैसा बचता है तो रखें, ठीक है ना, लेकिन CRR में कैसी रिजर्व रेशियो अनिवार्य रूप में रखना होता है और उस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाता। CRR का आर्थिक सुधार 1991 पर अधिकतम रखी जाती। CRR जो पहले अधिकतम रखी जाती थी, लेकिन 1991 में जो नरसिम्हन समिति है, नरसिम्हन समिति बहुत अच्छी समिति है जिसने बहुत ही जो बैंकों के अंतर्गत सुधार किए, और इस सुधार के रूप में 1991 में जब तो उसने कहा भाई CRR को कम रखा जाए, जिससे बैंकों के पास तरलता रहेगी और तरलता रहने से बैंक क्या है, अधिक ऋण दे पाएंगे, ऋण देने के पास मुद्रा उपलब्ध होगी, मुद्रा उपलब्ध होगी तो रोजगार व अवसरों में वृद्धि होगी दोस्तों। नोट नंबर 4, CRR तथा बैंकों की साख क्षमता के मध्य, CRR तथा बैंकों की साख क्षमता के मध्य विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। वे CRR जो है और बैंकों की साख क्षमता, उनमें मध्य क्या होता है, विपरीत या ऋणात्मक संबंध होता है। जब CRR बढ़ती है तो तरलता में कमी होती है बैंकों की तरलता में, और CRR जब कम होगी तो बैंकों की तरलता में क्या होती, वृद्धि होगी। फिर चौथा जो उपाय है मौद्रिक नीति का वैधानिक तरलता अनुपात है, SLR है, इसका अपन अध्ययन करेंगे अभी। SLR क्या कहता है दोस्तों, SLR जो होता है बैंकों की शुद्ध जमा राशि का वह भाग होता है जो स्वयं बैंक के पास, SLR क्या होता है, वैधानिक तरलता अनुपात, जो वर्तमान में 18% है, जो वर्तमान में कितना है 18% है। ये वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, बैंक के पास खुद के पास नकद के रूप में या अन्य प्रतिभूति, नकद के रूप में या अन्य प्रतिभूति, CRR में था नकद के रूप में रखना था और वो आरबीआई के पास रखना था, लेकिन वैधानिक तरलता अनुपात क्या था, स्वयं के पास नकद या प्रतिभूति के रूप में रखा जाता है, इसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। ठीक है, और अगर वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि होती है, ये बैंक के पास रखा, इस पैसा को बैंक क्या है, लोन के रूप में वितरित नहीं कर सकती है। 18% पैसा अपने पास रखाना होता है, ये बैंकों में विश्वास बनाए रखने के लिए इस जो है अनुपात की व्यवस्था की गई है। अगर इस अनुपात में अगर वृद्धि की जाती है तो वही सब कुछ होगा भाई, बैंक में अगर तरलता अनुपात में वृद्धि करे, वैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि करे तो तरलता में कमी होगी और ऋण क्षमता में कमी होगी, ऋण महंगा होगा, फिर समग्र मांग में कमी होगी, सार्वजनिक व्ययों में कमी होगी, मुद्रा का संकुचन होता। अगर इसका कमी करे तो SLR जो है, SLR में कमी करे तो तरलता में वृद्धि होगी, ऋण क्षमता में वृद्धि होगी, ऋण सस्ता होगा, समग्र मांग में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होगी और मुद्रा प्रसार की स्थिति हो जाएगी। इस तरीके से अपन ने पढ़ा SLR, ठीक है ना, वैधानिक तरलता अनुपात। उसके बाद वैधानिक तरलता अनुपात के कुछ जो हैं बिंदु हैं उनको अपन देख लेते हैं। नोट नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, आरबीआई के दिशा निर्देशानुसार तरलता अनुपात जो है अधिकतम 40% रखा जा सकता है, लेकिन वर्तमान में 18% है। वर्तमान में कितना है, 18% है दोस्तों, ठीक है। और वैधानिक तरलता अनुपात रखने का जो मुख्य उद्देश्य है, वैधानिक तरलता अनुपात रखने का जो मुख्य उद्देश्य जनता के बैंकों के प्रति विश्वास बनाए रखना है। नोट नंबर 3, 1991 से पूर्व आरबीआई द्वारा SLR को अधिकतम 38.5% पर रखा जाता था, किंतु 1991 के पश्चात
बैंकों की लाभदायकता को बढ़ाने के लिए नशीमन समिति की सिफारिश पर इसे न्यूनतम स्तर पर लाया गया। अब दोस्तों अपन ने दो टर्म पढ़ी हैं, नकद आरक्षित अनुपात और वैधानिक तरलता अनुपात। ये जो कन्फ्यूज़न पॉइंट है इसको अंतर के माध्यम से थोड़ा दूर कर लेंगे। इसका अंतर को समझते हैं। जो CRR और SLR क्या होता है, CRR क्या होता है, इनके अंतर को समझते हैं। देखो CRR राशि जो RBI के पास जमा होती है, CRR राशि किसके पास जमा होती है, RBI के पास जमा होती है, जबकि SLR स्वयं बैंक के पास जमा होती है। CRR में केवल नकद के रूप में जमा होता है, जबकि SLR में क्या नकद और अन्य प्रतिभूति के रूप में रखी जा सकती है। CRR अधिकतम 15% तक रखा जा सकता है, जो RBI के पास रखा जाता है, और SLR जो है 40% रखा जा सकता है, जो वर्तमान 18% है, उसको क्या है, बैंकों को अपने खुद के पास रखना होता है। फिर होता है बैंक रेट। क्या होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी अच्छी टर्म है। बैंक रेट, बैंक दर वह दर है जिसमें संबंधित बैंकों को क्या दिया जाता है, दीर्घकाल के लिए राशि उधार दी जाती है। प्रश्न बन सकता है दोस्तों रेपो रेट में, जहां अल्पकाल के लिए ऋण दे रही थी RBI अपने अनुसूचित बैंकों को, वहीं बैंक रेट क्या कर रही है, जो है दीर्घकाल के लिए अपनी अनुसूचित बैंकों को ऋण दे रही है। सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिन स्टैंडर्ड फैसिलिटी, MSF क्या होती है, RBI द्वारा अपने संबंधित बैंकों को शुद्ध जमा राशि के एक निश्चित अनुपात तक अति अल्पकाल मतलब नॉर्मल 3 महीने, या अति अल्पकाल ओवरनाइट बैंक मतलब एक दिन के लिए भी हो सकती है, ठीक है ना, अधिकतम 3 माह है, लेकिन अति अल्पकाल के लिए एक दिन के लिए भी पैसा क्या करती है, उधार लेती है। किससे, RBI से। इसे सीमांत स्थायी सुविधा कहा जाता है, इसे ओवरनाइट बैंक रेट भी कहते हैं। अब MSF फैसिलिटी किसे मिलेगी, उसके लिए कुछ शर्तें हैं दोस्तों, इस शर्तों को अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं। शर्त नंबर 1, सीमांत स्थायी सुविधा कम से कम 1 करोड़ लेना होता है। सीमांत स्थायी सुविधा कम से कम कितना लेना होगा, 1 करोड़ लेना होगा। सीमांत स्थायी सुविधा की दर सामान्यतः रेपो रेट की तुलना में अधिक होती है। रेपो रेट में जहां अल्पकाल के लिए लोन दिया जा रहा था, वहां की रेट की तुलना में जो सीमांत स्थायी की रेट अधिक होगी, ठीक है ना। और सीमांत स्थायी सुविधा के आधार पर RBI बैंक को कुछ प्रतिभूति अपने पास गिरवी रखना पड़ती है। RBI बैंकों से कुछ प्रतिभूति अपने पास गिरवी रखता है। क्या, किस लिए, MSF अगर कोई बैंक लेना चाहता है दोस्तों, MSF जो है मार्जिन स्टैंड फैसिलिटी अगर कोई बैंक लेना चाहता है, तो पहली बात तो 1 करोड़ कम से कम लेना होगा उसको, ठीक है ना। उसके अलावा जो है अगर उसको कुछ प्रतिभूतियाँ भी RBI के पास जमा करवानी होगी। उसके अलावा MSF की दर वृद्धि करने पर बैंकों की तरलता में कमी आती है, और जिससे उसके द्वारा दिए जाने वाले ऋण महंगे हो जाते हैं, और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में क्या होता है, मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न। और MSF की दर में अगर कमी करते हैं तो बैंकों की तरलता में वृद्धि होती है, जिससे उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण सस्ते होते हैं और अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार की स्थिति होती है। 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या है, सीमांत स्थायी सुविधा का RBI द्वारा सर्वप्रथम 9 मई 1911 को अपनाया गया था। MSF मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी कब अपनाई गई, सर्वप्रथम RBI द्वारा 9 मई 2011 को अपनाया गया। वर्तमान में MSF की राशि शुद्ध NTL का 1% तक निर्धारित की गई, जो 1 करोड़ से कम नहीं होगी। देखो पहली बात है 1 करोड़ से कम ये फैसिलिटी हम देंगे नहीं, RBI कहता, और यह ज़्यादा से ज़्यादा हम NTTL का 1% देंगे। अगर NTTL का 1%, 1 करोड़ नहीं बन रहा है किसी का, तो उस बैंक को हम MSF की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराएंगे, ऐसा RBI कहता है। फिर होता है खुले बाजार की क्रियाएं। जब अपन मात्रात्मक उपाय की बात कर रहे हैं, तो मात्रात्मक उपाय का 7वां उपाय जो है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से हैं जिनके माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है। खुले बाजार के माध्यम से जब सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाता है, जब सरकारी प्रतिभूतियों को क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उससे अर्थव्यवस्था की तरलता में कमी आती है। क्या हुआ था, गिल्ट एज बाजार होता है, एक सरकारी प्रतिभूति बाजार है। उसके अंतर्गत क्या, गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ को बेचती है। सिक्योरिटीज़ जब बेचती है तो जनता के पास जो पैसा होता है वो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देता है। सिक्योरिटीज़ में जब इन्वेस्ट करता है तो लोगों के पास तरलता में कमी आ जाती है, ठीक है, तरलता में कमी आ जाती है, ठीक है। इसके अनुसार मुद्रा में संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं अगर सरकारी प्रतिभूति वापस बैंक जो है सरकार लोगों से खरीद लेती है तो उनके लोगों के पास पैसा जाएगा, पैसा जाने पर मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होगी। यही बातें जो हैं इस दोनों बिंदुओं में बताई गई हैं दोस्तों।
ठीक है। खुले बाजार में अगर प्रतिभूतियों को बेचा जाए तो उससे अर्थव्यवस्था तरलता में कमी आती है, मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न है। और वहीं अगर खुले बाजार की क्रियाओं के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय कर लिया जाए तो क्या होगा, तरलता में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। नोट, खुले बाजार की क्रियाएं जिस बाजार के माध्यम से की जाती है वो प्रतिभूति बाजार या गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट या गिल्ट एज बाजार कहा जाता है, जिसका भारत में नियंत्रण आरबीआई द्वारा किया जाता है। गिल्ट एज बाजार का नियंत्रण कौन करता है, आरबीआई करता है दोस्तों। गुणात्मक या चयनात्मक उपाय, अब आरबीआई द्वारा एक गुणात्मक और चयनात्मक उपाय भी किया जाता है। ये अक्टूबर 1957 से कुछ चयनात्मक उपाय अपनाए जा रहे हैं आरबीआई द्वारा, और इसमें साख की राशनिंग होती है, नैतिक दबाव होते हैं और प्रत्यक्ष कार्रवाई होते हैं दोस्तों। फिर प्रश्न है, क्या है प्रश्न, निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है दोस्तों। क्या बैंक दर मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है अपने पढ़ा, रेपो रेट है, खुले बाजार की क्रिया है, वित्तीय घाटा अपन ने कहीं नहीं पढ़ा, तो ये नहीं है दोस्तों। दूसरा में मौद्रिक नीति विश्लेषण तकनीक में सम्मिलित नहीं है, कौन सी इसमें सम्मिलित नहीं है, रेपो रेट है, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश है, नकद कोष ये है, और चौथा ये जो है द है ये नहीं है अपना, ठीक है ना, सार्वजनिक ऋण नहीं है इसमें। फिर मौद्रिक नीति के प्रकार क्या है दोस्तों। मौद्रिक नीति दो तरह की हो सकती है, कठोर मौद्रिक नीति और सरल। उदाहरण है, कठोर मौद्रिक नीति जो है आरबीआई द्वारा मुद्रा प्रसार की स्थिति अगर उत्पन्न हो जाती है तो कठोर मौद्रिक नीति अपनाई, जैसे मुद्रा का संकुचन होता है, और इसके अंदर जो आरबीआई क्या करती है, अपनी सभी नीतिगत दरों में क्या करती है, वृद्धि कर देती है, और परिणाम स्वरूप क्या होगा, संकुचन होगा मुद्रा का। और अगर सरल और उदार मौद्रिक नीति के अंतर्गत क्या होता है, जब मुद्रा संकुचित हो जाती है, मार्केट में पैसों की कमी हो जाती है, तो अपनी मौद्रिक नीति को उदार मौद्रिक या सरल मौद्रिक नीति अपनाती है, और आरबीआई अपनी सभी नीति दरों में क्या कर देती है, कमी कर देती है। इससे अपन मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस तरीके से हमने मौद्रिक नीति को पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। कैसी लगी आपको ये मौद्रिक नीति की क्लास, कृपया मुझे ज़रूर बताना, और आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। आज इस वीडियो में इतना बहुत है, अगली कक्षा में हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू।